दर्द का रिश्ता होता है। अमरनाथ ने चाल चल करके तुम्हारी शादी रुकवाई और अब उसके साथ वो होने वाला है जो वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कैसा अभिशाप था भावना कि 1000 कोशिशों के बाद भी हम माता जी को वापस नहीं ला सके। दिल तो करता है कि इसी वक्त जाऊं और उसका गला घोट दूं। उसका गला घोट कर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे चंदन, यहाँ बेटा। पापा, आपने दुकान जाना छोड़ दिया। कब तक इस तरह दुख में डूबे रहेंगे? खुद को इस गम से बाहर तो निकालना ही होगा ना पापा। बेटा, ये दुख ऐसा है जिसे मैं भुला नहीं सकता, और भुलाए भी कैसे जा सकता। एक तरफ माता जी के जाने का गम, दूसरी तरफ सुरभि पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भूले भी तो क्या क्या भूले बेटा। पापा, कम से कम ये तो हमारे लिए तसल्ली की बात है कि वैभव दूसरी शादी नहीं कर सका। हाँ बेटा, लेकिन वैभव के घर वाले भी तो सुरभि के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। तुम जरा फोन करके पता तो करो कि सुरभि की क्या हालत है और वहां क्या हो रहा है। जी। नमस्ते चंदन भैया। कैसी हो सुरभि? मैं ठीक हूँ भैया। और उस घर का माहौल कैसा है? क्या चल रहा है वहां? वक्त के साथ सब कुछ पतला पतला सा है। सबके दिल में जो अपनापन था, ऐसा लगता है कि अपनेपन की वो दीवार गिर चुकी है। सुरभि, एक दिन सब लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। और वैभव के पापा भी अपने फैसलों पर शर्मिंदा होंगे। बस तुम अपने कदम उस घर से बाहर मत निकालना। चंदन, तुम सुरभि को उकसाकर मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश करना चाहते हो? अंकल, आप? देखो चंदन, अगर तुम्हें सुरभि से इतना ही लगाव है तो आकर ले जाओ उसे। ले जाओ उसे। कम से कम इस मुसीबत से छुटकारा तो मिलेगा मुझे। अपनी मुसीबत को दावत आपने ही दी अमरनाथ जी। मुकुंद प्रसाद चौरसिया, उस मुसीबत की वजह सुरभि और आप हैं। हमारे घर में जो मुश्किलें आई हैं उसकी वजह आप हैं। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए अमरनाथ जी। दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले आपने यह भी सोचा होता कि आपके खुद के कर्म क्या हैं। जैसे आप हैं, आपका बेटा भी बिल्कुल वैसे ही होगा। जैसे आपने अपनी मां को ठोकर मार दी थी, उसी तरह आपका बेटा आपको भी ठोकर मार देगा। ये कलयुग है अमरनाथ जी, कलयुग, जहां इस हाथ का दिया इसी हाथ को वापस आ जाता है। गुजरते वक्त के साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा यही देना पड़ता है अमरनाथ जी, यही देना पड़ता है। मैं तुम्हारी कोई बकवास सुनना नहीं चाहता मुकुंद प्रसाद चौरसिया। मेरी बात आपको बकवास लगेगी, लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं भाग सकता। आपकी वजह से अमरनाथ जी, हमारी सुरभि की जिंदगी अधर में लटकी हुई है, और आप इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। देखो मुकुंद प्रसाद चौरसिया, तुम सुरभि की बात कर रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ सुरभि और अपनी पड़ी है। खुद को तो तुम बहुत दुखी और परेशान कहते हो। मैं पूछता हूं, तुमने खोया क्या है? कुछ नहीं खोया। अगर खोया है तो वो हमने खोया। हमने अपना सब कुछ खोया। अपना बेटा खोया, अपनी जमीन खोई, अपनी जायदाद खोई, अपने घर का सुख चैन खोया। तुम तो चैन से अपने घर में सो रहे होगे,
एक बात कान खोलकर सुन लो मुकुंद प्रसाद चौरसिया, हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम लोग जो कर रहे हो ना, कुछ नहीं, सिर्फ आग को हवा देना जानते हो। अब तो वो खेल होगा नैना, खुला खेल फरूखाबादी। अब आएगा मजा खेल खेलने का। और वैसे भी मैं अमरनाथ को आगाह कर चुका था कि जायदाद तेरी और बर्बादी भी तेरी। जख्म तो वो पहले ही खा चुके हैं, बस अब सोचना ये है कि उन जख्मों पर नमक कैसे छिड़का जाए। झूठ बोलूं तो जुबान चले, मेरा तो बस एक ही सपना है, जिस तरह मैं अपने बेटे के लिए रोई हूं वो लोग भी रोए। तुम क्या समझती हो कि वो लोग नहीं रो रहे हैं? अमरनाथ खून के आंसू रो रहा है। कालरा ने उसका बेटा छीन लिया, घर वीरान, और बहू है लेकिन विधवा की तरह रहती है घर में। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे दिल को उस दिन तसल्ली मिलेगी जिस दिन मैं अमरनाथ को रोते हुए देखूंगी। तब उन लोगों को दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। ठीक कहती हो नैना, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। बहुत जल्द मैं उसकी उम्मीदों पर ऐसी चोट करने वाला हूं नैना कि उसकी उम्मीदें बहुत जल्द चूर चूर हो जाएंगी कांच की तरह। अब खेल खेलने का वक्त तो अब आया है नैना। जय उत्तराखंड बांकेलाल जी। हाँ सुनील, कब तक यूं ही छोटे छोटे काम करते रहोगे? तुम्हारे दिल में कोई उम्मीद नहीं है कि तुम कोई बड़ा काम करो? हुक्म कीजिए बांकेलाल जी, मुझे क्या करता है? मैं तो आपके बुलाने पर ही हरिद्वार से यहाँ आया और मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये बताइए मुझे करना क्या है? कुछ ऐसा करना है सुनील कि जिसमें तुम्हें लाखों का फायदा हो। और वैसे भी श्रवण से ज्यादा तो तुमने हमारा काम किया है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा इनाम तो मिलना ही चाहिए। बस थोड़ा सा इंतजार करो, एक बड़ा काम मैं तुमसे करवाऊंगा और उसके बाद तुम्हें लाखों इनाम में दूंगा। बांकेलाल जी, दरअसल में श्रवण भैजी का भी फोन आया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि वो जो जमीन बांकेलाल जी के नाम हुई या नहीं हुई। तो फिर तुमने क्या कहा सुनील? मैं क्या कुछ कहूंगा बांकेलाल जी, मैं तो उनका वफादार हूं और आपका भी तो वफादार हूं। मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया था कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। वाह सुनील वाह, बहुत ही अच्छी वफादारी का सबूत दिया है तुमने। तुम इनाम के हकदार हो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वो जमीन मेरे नाम हो चुकी है और आज मैंने उस जमीन का सौदा भी कर लिया। क्या आप वो जमीन बेच रहे हैं? वो जमीन बेचूंगा नहीं तो क्या करूंगा? क्या मुझे उस जमीन पर अपनी कब्र बनवानी है? क्या आप वो पूरी की पूरी जमीन बेच रहे हैं? ना ना नैना ना, मैंने 20 एकड़ जमीन में से सिर्फ 10 एकड़ जमीन का सौदा कालरा से किया है। अब अमरनाथ के सामने अपनी औकात दिखाने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना। और 10 एकड़ जमीन बेचने के बाद नैना अपने पास इतने पैसे तो आ जाएंगे कि मैं अमरनाथ के सामने अपना
रुतबा कायम कर सकूं अपने हिसाब से। और कालरा से सारी बात हो चुकी है ना। और कालरा ना एकदम जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गया, और वो शायद इसलिए क्योंकि वो जमीन कभी अमरनाथ की थी। अगर ऐसी बात है तो उस जमीन की कीमत तो पूरी लेते। अब जाने भी तो नहीं ना, थोड़ी सी लालच की खातिर हम ये जमीन किसी को भी बेच सकते थे, लेकिन ये जमीन कालरा को बेचकर कम से कम उसके साथ रिलेशन तो रहेंगे। यही सोच के मैंने ये जमीन कालरा को दे दी। बस आज सारे कागजात बन जाएंगे और 10 एकड़ जमीन कालरा के नाम हो जाएगी। क्या चक्कर चलाया है मैंने। कल तक जो जमीन अमरनाथ की थी वो जमीन अब बाकेलाल के जरिए मुझ तक आने वाली है। यानी बाकेलाल वो जमीन मुझे बेच रहा है। फिलहाल तो 10 एकड़ ले रहा हूं, और वो जमीन बाकेलाल अपनी जरूरत के लिए बहुत सस्ते में दे रहा है। कल तक जिस जमीन के मालिक अमरनाथ थे, उस जमीन का मालिक अब मैं बनूंगा। पापा, जमीन तो आपके नाम हो जाएगी, लेकिन हम जो चाहते थे वो तो नहीं हुआ ना। और अब बात इस तरह उलझ गई है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए? क्या भूल जाना चाहिए? वैभव को। शादी होते होते रह जाना, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? और वैभव तो शादीशुदा है। जब तक वैभव का और सुरभि का तलाक नहीं हो जाता, तब तक हमारी शादी कैसे हो सकती है? शिखा बेटे, मैं भी यही बात सोच रहा हूं कि बिल्कुल सही वक्त पे हमें बात पता चली, वरना हम तो मुकदमे में फंस जाते कि वैभव शादीशुदा और मैंने उसकी शादी तुमसे करा दी। अब क्या सोचा है पापा आपने? क्या कोई तरीका है जिससे वैभव और सुरभि का तलाक हो सके? पैसों में बहुत ताकत होती है, और मैं जानता हूं कि कब किसे कैसे मजबूर किया जा सकता है। और वैभव तो वैसे ही मजबूर है, बस तुम उसे अपनी मुट्ठी में रखो। हाँ पापा, वैभव तो अपने साथ है। बस इतना ध्यान रखो कि उसके दिल में माँ बाप के प्रति प्यार ना उमड़े। बाकी का मैं सब देख लूंगा। पापा, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए और हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंचे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा है ना कि कब किसे कैसे मजबूर किया जाए ये मैं जानता हूं। बाकेलाल से जो जमीन मैं खरीद रहा हूं 10 एकड़, उस जमीन के लिए अमरनाथ अंदर ही अंदर तड़प रहा है, और यही जमीन तुम्हारी शादी की वजह बनेगा। मैं अमरनाथ से ये कहूंगा कि ये जमीन मैं उसे दे रहा हूं, बदले में उससे खुल करके सौदा करूंगा कि वैभव और सुरभि का तलाक करा दे। किसी भी तरह हमें इन्हें मजबूर करना होगा, और 10-20 एकड़ जमीन के लिए अमरनाथ मजबूर हो जाएगा। एवज में मैं ये शर्त रखूंगा कि वो वैभव और सुरभि का तलाक करा दे। बस तुम्हें यह करना है कि वैभव को अपनी मुट्ठी में रखो और उस पर अपनी नजर रखो, ठीक है? बाकी मैं देखता हूं। किसी को किसी के रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। सब अपनी मतलब की सोचते हैं, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। अगर मुकुंद प्रसाद चौरसिया और चंदन फोन करते हैं तो सिर्फ सुरभि के बारे में जानने के लिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किस हाल में। जाहिर सी बात है भाई साहब कि उन लोगों का लगाव इस घर से क्यों होगा, सिर्फ सुरभि से। सुरभि की वजह से ही सारा मामला खड़ा हुआ है। हम अधर में लटके हुए हैं और चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते।
भाई साहब, पहले तो हम ये समझते थे कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि वैभव और सुरभि की शादी हो गई। हाँ भाई साहब, ये हो सकता है। वैभव ने सुरभि की वजह से इस घर को छोड़ा था और अब उसके वापस आने की वजह भी सुरभि को। दर्द का रिश्ता होता है। भाई साहब, पहले तो हम ये समझते थे कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि वैभव और सुरभि की शादी हो गई, पर अब ये बात भी खुलकर सामने आने लगी है कि इस मामले को प्रिया ने अपने एनजीओ में शामिल कर लिया। मुसीबत तो यही है केदार कि हम मजबूर बैठे हो और वैभव भी हमारी मजबूरी समझना नहीं चाहता। उसे तो बस यही लगता है कि हम सुरभि को जबरदस्ती उसके गले में बांधना चाहते हैं। घर में अगर सब एक मत हो तो किसी बात के लिए कोई रास्ता निकाला भी जा सकता है, लेकिन यहाँ दीदी तो सुरभि को ही अपनी बहू मानती है। सबको समझाया जा सकता है, लेकिन दीदी को कैसे समझाए? सरस्वती भाभी का सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि कालरा अपनी बेटी शिखा को इस घर की बहू बनाना नहीं चाहता। वो सिर्फ वैभव को हमसे छीनना चाहता है। अगर हम भाभी को मना भी ले, सुरभि से छुटकारा भी पा ले, तो भी ये नहीं कहा जा सकता भाई साहब कि वैभव वापस इस घर में आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त वैभव पूरी तरह से कालरा की मुट्ठी में है। मैं जानता हूं केदार, और जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। भाई साहब, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, कालरा दिन ब दिन वैभव और इस घर के बीच में जो खाई खोद रहा है, वो एक ऐसी खाई बना देना चाहता है जिसे लांघ कर वैभव कभी वापस इस घर में ना आ सके। मैं तो कह रही हूँ, वैभव के जाने की वजह कौन है? उसके ना आने की वजह कौन है? वैभव ने घर छोड़ा तो किसकी वजह से? सुरभि। जब तक सुरभि इस घर में है, हम वैभव को वापस आने के लिए कह भी नहीं सकते। बात तो पूरी तरह से उलझ गई है। एक तरफ वैभव जिद किए बैठा है, लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक सुरभि के साथ वैभव का तलाक नहीं हो जाता, तब तक वो शिखा के साथ शादी नहीं कर सकता। बदलते वक्त के साथ हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा भाई साहब कि भले ही हम वैभव को वापस ला सके या ना ला सके, लेकिन आने वाले वक्त में वैभव को वापस आने के लिए सुरभि की वजह से ही मजबूर होना पड़ सकता है। हाँ भाई साहब, ये हो सकता है। वैभव ने सुरभि की वजह से इस घर को छोड़ा था और अब उसके वापस आने की वजह भी सुरभि को। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं सरस्वती कि अब इन परिस्थितियों में हम जो कर रहे हैं, हमें उस पर लगाम लगा देनी चाहिए। इस घर से सुरभि को निकालने की और सुरभि और वैभव को तलाक दिलाने, क्योंकि हम अनजाने में ही कालरा की मदद कर रहे हैं। हमें कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ भूलना होगा और देखना होगा। हाँ केदार, अब कालरा भी इसी बात की राह देख रहा होगा कि कब वैभव और सुरभि का तलाक हो जाए। मुझे तो ये लगता है भाई साहब कि कालरा वैभव और इस घर के बीच में जो खाई खोद रहा है, उस पर अब सुरभि ही पुल बन सकती है, वैभव के वापस घर आने की वजह बन सकती है और कालरा का मुंह तोड़ जवाब बन सकती है। आखिर बात क्या है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि कागजात तैयार ही नहीं हुए हो? नहीं नहीं नैना भाई, कालरा साहब ने तो मुझसे कहा था कि कागजात तैयार हो गए, इसीलिए मैंने मीटिंग फिक्स कर दी। हाँ तो देरी क्यों हो रही है? बाकेलाल, आइए आइए, बड़ी देर की मेहरबान, आते आते तशरीफ रखिए। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा। नहीं नहीं कालरा साहब, वो एक कहावत है ना कि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। कागजात मैंने तैयार करा लिए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए और इस पे दस्तखत कर दीजिए। हुजूर, कागजात आप चाहें जितने बनवा लीजिए, एक विश्वास भी तो कोई चीज होती है ना। अब आपने कागजात बनवाए हैं तो मैं वक्त क्यों बर्बाद करूं? विश्वास नाम की चीज तो होती है, बगैर उसे कुछ चलता ही नहीं। अब आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूं, और आप ये भी जानते हैं कि शेर के मुंह से शिकार छीनना कितना मुश्किल होता है। लाइए पहन दीजिए। लीजिए। ये लीजिए। और इधर भी भैया, यहाँ भी जी। और बोलिए। बस और सब तो पेपर के हिसाब से तैयार। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन से ऑफिस से लौटते वक्त इसे आप क्लियर करा लेंगे, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, वो तो करवा लूंगा। कालरा साहब, अगर मैं चाहता तो ये जमीन मैं किसी को भी बेच सकता था। हाँ, लेकिन पैसों में भी बहुत ताकत होती है, जो आप जैसे लोगों को बिकने पर मजबूर कर देती है। दर्द का रिश्ता होता है। कालरा साहब, अगर मैं चाहता तो ये जमीन मैं किसी को भी बेच सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपने कई बार मेरी मदद की है, और आपकी इस जमीन पर नजर भी थी, क्योंकि ये जमीन अमरनाथ की जो है, तो मैंने सोचा कि आप ही को दे देता हूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जमीन आपने मुझे देकर मुझ पर एहसान किया? अब इसे आप कुछ भी समझिए, ये जमीन तो मैंने आपको दे ही दी। बाकेलाल, वो जमीन आपने मुझे मुफ्त में नहीं दी। आप ये क्यों नहीं समझते कालरा साहब कि इस जमीन के खरीदार बहुत हैं, और सब कुछ पैसे से नहीं होता। भले से आप बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन दिमाग से लोगों को उंगलियों पर नचाया जाता है अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन पैसों में भी बहुत ताकत होती है, जो आप जैसे लोगों को बिकने पर मजबूर कर देती है। मैं तो दिन रात यही सोचता रहता हूँ भावना, कि मैं माता जी को अपनी जिम्मेदारी पर अपने घर पर लेकर आया था, लेकिन मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं भूला हूं, मैं कुछ नहीं भूला हूं नैना, मुझे सब याद है। कैसा गिड़गिड़ाया था मैं लोगों के सामने। मेरी जिंदगी आबाद करना चाहते थे आप। मेरी जिंदगी आबाद करने के नाम पर आपने अपने हाथों से मेरी खुशियों का गला घोट दिया।